हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पुष्प की संरचना, पुष्प के भाग और पुष्प का एलएस हमने देखा था। और लैंगिक जनन के अंदर जो प्रमुख घटनाएं होती हैं उनको हमने 3 भागों के अंदर बांटा था। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। हमने निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर देखा था कि पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी, परागकण, ये और इसके अलावा नंबर 2 स्त्रीकेसर, दीर्घ बीजाणुधानी व भ्रूणकोश, और तीसरी थी परागण। ये तीनों ही निषेचन पूर्व घटनाएं हैं, अर्थात निषेचन से पहले ये घटनाएं पौधों के अंदर होती हैं। फिर निषेचन और निषेचन के बाद में हमने केवल इतना पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म पौधों के अंदर दोहरा निषेचन पाया जाता है, और जिसे अपन द्वि निषेचन भी कहा जाता है। इसको अपन डिटेल बाद में पढ़ेंगे। और तीसरी थी निषेचन पश्च घटनाएं, जिसके अंदर युग्मनज का निर्माण है, भ्रूण है, भ्रूणपोष है, बीज है और फल है। ये तमाम जो घटनाएं हैं वो निषेचन पश्च घटनाएं हैं। आज हम निषेचन पूर्व घटनाओं को डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। तो आज हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं, और हमको ये याद रखना है कि ये निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं हैं। इसके अंदर निषेचन के अंदर जो युग्मक बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, उस अंग का विकास कैसे होगा, वो यहाँ पर पढ़ेंगे। निषेचन पूर्व घटनाएं। और निषेचन पूर्व अगर घटनाओं की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला आता है पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी, जिसको अपन माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहेंगे, लघु बीजाणुधानी, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। और लघु बीजाणुधानी के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, परागकण बनते हैं। तो ये सारे के सारे जो टर्म है वो पुमंग से संबंधित है। अगर एग्जामिनेशन आ जाए परागकण का संबंध कौन से भाग से, पुमंग से है या जायांग से, तो ये पुमंग से संबंधित है। इसी प्रकार लघु बीजाणुधानी पुमंग से संबंधित है, पुंकेसर पुमंग एंडोसियम से संबंधित है। अब अपन यहाँ पुंकेसर की अगर बात करें, पुंकेसर क्या होगा, यहाँ पर भी अपने को 3 हेडिंग चलेगी। पहली हेडिंग है पुंकेसर। पुंकेसर को हम स्टेमन बोलेंगे। एक पुंकेसर के अंदर 2 मुख्य भाग होते हैं। इस प्रकार से ये एक पुंकेसर है। एक पुंकेसर को 2 भागों में बांटा गया है। परागकोश, पहला भाग परागकोश है जो 2 पाली का बना हुआ होगा, परागकोश। और ये लंबा सा जो फिलामेंट धागेनुमा जो संरचना नजर आ रही है उसको अपन पूतंतु कहेंगे। तो किसी भी पुंकेसर के 2 मुख्य भाग होते हैं, परागकोश और दूसरा होता है पूतंतु। अब अपन अगर परागकोश की बारे में बात करें तो परागकोश इस प्रकार का बना हुआ होगा, 2 लोब होंगे, 2 पालियाँ होगी परागकोश के अंदर। इस प्रकार से ये 2 पालियाँ होगी। इस कारण जो परागकोश होते हैं वो द्विपालित होते हैं, द्विपालित। अब इसका मतलब बाई लोब्ड कहेंगे। द्विपालित का मतलब एक पुंकेसर के अंदर या परागकोश के अंदर 2 पाली स्थित होती है। ये एक पाली है, ये दूसरी पाली, इसका इसको अपन कहेंगे द्विपालित। अगर अपन यहाँ से इसका अनुप्रस्थ काट काटे परागकोश का, तो अनुप्रस्थ काट के अंदर हमको इस प्रकार से ये नजर आएगा। ये लाइन के इधर वाली ये एक पाली हो जाएगी और लाइन के इधर ये दूसरी पाली हो जाएगी, मध्य रेखा। तो चूंकि एक पाली के अंदर अपने को यहाँ पर 2 चैम्बर नजर आ रहे हैं, 2 कोष्ठ नजर आ रहे हैं। ये एक कोष्ठ हो गया, दूसरा यहाँ से लगाकर ये है। इसी प्रकार यहाँ से लगाकर ये एक कोष्ठ है और यहाँ से लगाकर ये दूसरा कोष्ठ है। अगर अपन ये एक पाली की बात करें, ये एक पाली है, एक पाली के अंदर अपने को 2 कोष्ठ नजर आते हैं, एक ये है, एक ये है। और इस कारण इन परागकोश को द्विकोष्ठी परागकोश भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म पौधों के जो परागकोश होते हैं वो अधिकांश पौधों के अंदर द्विकोष्ठी परागकोश होते हैं।
और द्विकोष्ठी का मतलब आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। प्रत्येक पाली के अंदर 2 कोष्ठ नजर आएंगे, नंबर 1 कोष्ठ, नंबर 2 कोष्ठ। अब इस कोष्ठ के अंदर इस कोष्ठ के अंदर अपने को प्रत्येक कोष्ठ के अंदर एक लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो इस कोष्ठ के अंदर ये एक लघु बीजाणुधानी, इस कोष्ठ के अंदर ये लघु बीजाणुधानी, इस कोष्ठ के अंदर ये लघु बीजाणुधानी। तो हर प्रत्येक कोष्ठ के अंदर एक एक लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो द्विकोष्ठी जो पराग कोष होगा उसमें कुल 4 लघु बीजाणुधानी होगी। टोटल जो लघु बीजाणुधानी की संख्या होगी वो 4 होगी। कुल 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाएगी। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना कि परागकोश द्विपालित का मतलब होता है कि 2 पालियां पाई जाएगी। द्विकोष्ठी का मतलब है हर पाली के अंदर 2 कोष्ठ पाए जाएंगे और प्रत्येक कोष्ठ के अंदर एक एक लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। तो ये जो संरचनाएं हैं वो एक परागकोश की हैं और ये अगर अपन इस चित्र को ध्यान से देखें तो ये जो पालियां होगी, ये सॉरी जो लघु बीजाणुधानी होंगी वो हमेशा कोनों पर स्थित होती है। तो परागकोश के चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। तो अधिकांश एंजियोस्पर्म के जो पराग कोष होंगे वो द्विपालित होंगे, द्विकोष्ठी होंगे और उनके अंदर 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाएगी। अगर अपन मालवेसी कुल के पौधों की बात करें, मालवेसी कुल इस पौधे इसके अपवाद है। मालवेसी कुल अपवाद की बात करें तो सबके अंदर ऐसा द्विकोष्ठी परागकोश नहीं पाया जाएगा। मालवेसी कुल के जो पौधे जिसके अंदर गुड़हल है, भिंडी है, ये इम्पोर्टेंट, कपास है, इस कुल के इम्पोर्टेंट पौधे हैं। तो मालवेसी कुल के अंदर जो परागकोश होगा वो एक कोष्ठी परागकोश होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कुल के पौधों में एक कोष्ठी परागकोश पाया जाता है? एक कोष्ठी जो परागकोश होगा वो मालवेसी कुल के पौधों के अंदर देखने को मिलता है। परागकोश, एक कोष्ठी पराग। अब एक कोष्ठी का मतलब क्या होगा? पालियां तो यहाँ पर भी 2 ही होगी। अगर अपन सेक्शन करेंगे तो ये एक पाली इधर नजर आएगी, दूसरी पाली ये नजर आएगी। लेकिन अब की बार एक पाली, ये फर्स्ट पाली है, ये सेकंड पाली है। तो अब ये पाली के अंदर केवल एक ही कोष्ठ है, ये एक ही कोष्ठ बना हुआ अपने आप में। ये पाली भी को है और इसके अंदर एक ही कोष्ठ बना हुआ है। तो जब एक पाली के अंदर एक कोष्ठ बना हुआ हो तो ऐसे परागकोश को हम एक कोष्ठी परागकोश कहते हैं। एक कोष्ठी परागकोश। अब इसके अंदर एक लघु बीजाणुधानी यहाँ हो जाएगी और एक लघु बीजाणुधानी यहाँ हो जाएगी। तो ये 2, तो मालवेसी कुल के अंदर जो एक कोष्ठी परागकोश होता है उसमें कुल 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। 2 लघु बीजाणुधानी होती है। ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। मालवेसी कुल के पौधों में कुल कितनी, एक पुंकेसर में कुल कितनी लघु बीजाणुधानी पाई जाती है? तो इसके अंदर 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। 2 लघु बीजाणुधानी बस। तो दोनों में फर्क याद रखना है। जब पाली भी 2 हो, हर पाली के अंदर अगर 2 कोष्ठ हो तो वो द्विकोष्ठी परागकोश। एक पाली के अंदर एक ही कोष्ठ हो तो वो एक कोष्ठी परागकोश कहेंगे। और जब ये लघु बीजाणुधानी विकसित हो जाती है, चारों के चारों, अधिकांश पौधों के अंदर ये चारों मिलेंगी। तो यदि जब ये लघु बीजाणुधानी विकसित होती है 1, 2, 3 और 4, ये जब लघु बीजाणुधानी विकसित हो जाती है तो तब इन्हें परागपुटी कहा जाता है। ये थोड़ा एक शब्द याद रखना, कभी कभी पूछ लेते कि परागपुटी क्या। जब चारों लघु बीजाणुधानी विकसित हो जाती है तब इन्हें कॉमन नाम परागपुटी के नाम से जानते हैं। विकसित परागपुटी कही जाएगी। और इस परागपुटी के अंदर परागकण भरे हुए होंगे। हजारों की संख्या के अंदर परागकण इन परागपुटी के अंदर अपने को देखने को मिलेंगे। परागकण भरे हुए। तो ये परागकोश के बारे में हुआ। मेनली परागकोश के बारे में अपने को एक कोष्ठी है या द्विकोष्ठी परागकोश है वो याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से कुल के पौधों के अंदर परागकोश एक कोष्ठी होता है। चलो सर, अब दूसरा जो पुंकेसर का इम्पोर्टेंट भाग है उसकी बात करते हैं पूतंतु। इसमें ज़्यादा कोई डिटेल है नहीं। एक लंबा सा धागेनुमा संरचना होगी
लंबी पतली धागेनुमा संरचना है, पतली धागेनुमा संरचना है। और ये काम क्या करती है? तो कि जो पराग कोश है या जो पुंकेसर है उसको पुष्पासन से जोड़े रखती है। तो पुष्पासन से जोड़े रखना, पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़े रखना। तो अब शायद आपको पुंकेसर की स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी कि रखना ये इस प्रकार से, ये पराग कोश हो गया। इससे ये जो लंबा सा धागेनुमा संरचना जो निकल रही है यहाँ से लगाकर ये वाली, ये अपने आप में एक पूतंतु है। भाई पूतंतु देखना है तो धतूरा के पुष्प आप देख सकते हो आसपास, बहुत ही अच्छा पूतंतु नजर आएगा उसके अंदर। चलो सर, अब ये पुंकेसर करने के बाद में, उसके बाद में हम नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं लघु बीजाणुधानी। हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई लघु बीजाणुधानी कहाँ पर होती है, तो आपको बताना कि ये पराग कोश के अंदर होती है। और फिर पूछे कि पराग कोश में कहाँ होगी, तो पराग कोश के चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। अब लघु बीजाणुधानी को अपन इंग्लिश के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी थोड़ा ध्यान देंगे, स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानी। पहली बात तो कहाँ पर स्थित होगी, तो ये अपने को ध्यान रखनी है। पुंकेसर, पुंकेसर में भी कहाँ, दो भाग होते हैं पुंकेसर के, पराग कोश और पूतंतु। तो पुंकेसर में ये पराग कोश में, और पूछे कि पराग कोश में कहाँ पे स्थित होगी, तो पराग कोश में ये चारों कोनों पर स्थित होती है। पराग कोश, पराग कोश में कोनों पर, कोनों पर। नॉर्मली संख्या के अंदर ये 4 होती है, मालवेसी कुल के अंदर ये 2 होगी। अब इसकी संरचना क्या है, लघु बीजाणुधानी, एक लघु बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार से ये दिखाई देती है। तो कोई भी लघु बीजाणुधानी हो, अगर अपन बाह्य रूपरेखा में देखेंगे तो वो लगभग गोलाकार अपने को नजर आती है, या उसकी जो बाह्य रूपरेखा है वो गोलाई में दिखाई देती है। और जो लघु बीजाणुधानी संरचना में एक लाइन लिख लूँ मैं, बाह्य रूपरेखा गोलाकार, एक लघु बीजाणुधानी नॉर्मली गोलाकार दिखाई देती है अपने को, बाह्य रूपरेखा में गोलाकार, गोलाकार दिखाई देगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के चारों ओर 4 परतों से ये घिरी रहती है। लघु बीजाणुधानी 4 परतों से घिरी रहती है। अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक लघु बीजाणुधानी के चारों तरफ कितनी परतें पाई जाती है, तो ये 4 परतों से घिरी रहती हैं, 4 परतों से घिरी रहती है। अब चारों परतों के नाम अपने को याद रखने, जैसे ये एक लघु बीजाणुधानी है, इसके बाहर की तरफ इस प्रकार की परतें होगी। तो मैं सबसे बाहर से शुरू करता हूँ। सबसे बाहर एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा, सेकंड वाली अंतस्थिशियम है, तीसरी मिडल लेयर है, और चौथी टेपिटम है। या मैं नामांकन कर देता हूँ। नंबर सबसे बाहर वाली जो परत है उसको अपन बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं। लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत कौन सी होगी, तो ये बाह्य त्वचा। केवल नाम याद रखना है आपको, बाहर से अंदर की तरफ उसका सीक्वेंस याद रखना है। इंग्लिश में इसको एपिडर्मिस कहेंगे, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहेंगे। और सेकंड जो होगी वो अंतस्थिशियम होगी, स्थिशियम, एंडोथिशियम। सेकंड वाली जो परत है वो एंडोथिशियम। तीसरी जो परत होगी वो 3-4 लेयर की बनी होती है, जिसको अपन मध्य परत के नाम से जानते हैं, मध्य परत, मिडल लेयर। और चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट परत होगी वो टेपिटम कहलाएगी, टेपिटम। तो आपको लघु बीजाणुधानी की 4 परतों के नाम याद रखने हैं।
कि बीजाणु धानी की जो सबसे बाहर वाली परत होगी वो एपिडर्मिस है, सेकेंड नंबर वाली अंतस्थिशियम होगी, तीसरी मध्य परत है और चौथी टेपिटम है। इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो परत है, ये जो तीनों परत है, बाह्य त्वचा और ये मध्य परत, ये तो दो काम करती है। तो संरक्षण का काम करती है। लघु बीजाणु धानी अंदर जो परागकण बने हैं तो उसका संरक्षण का कार्य करती है और ये काम है विस्फुटन में मदद। जब परागकोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो सारे के सारे परागकण वातावरण के अंदर मुक्त हो जाते हैं, उस घटना को विस्फुटन कहेंगे। तो जब ये अपरिपक्व है तब इनका संरक्षण का कार्य करना, और जब ये परिपक्व हो जाते हैं परागकण और वो लघु बीजाणु धानी से बाहर आ जाते हैं, उस प्रोसेस को विस्फुटन बोलेंगे। तो इसके अंदर भी ये तीनों परतें मदद करती है। इन सब में जो इम्पोर्टेंट जो परत है वो सबसे लास्ट वाली जो है परत, वो कार्यात्मक दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में देखते हैं कि भी टेपिटम क्या होगा। टेपिटम ये आपको याद रखना कि लघु बीजाणु धानी की जो सबसे आंतरिक परत है वो टेपिटम, लघु बीजाणु धानी की सबसे जो आंतरिक परत है वो टेपिटम होगा। टेपिटम टेपिटम चौथी परत। क्या क्या याद रखना है? नंबर फर्स्ट पॉइंट तो याद रखना कि सबसे आंतरिक परत, आंतरिक परत है। दूसरी बात याद रखनी है कि इसका जो जीव द्रव्य होगा वो सघन जीव द्रव्य होगा। सघन जीव द्रव्य, सघन जीव द्रव्य होगा। सघन का मतलब गाढ़ा जीव द्रव्य होगा। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रत्येक कोशिका में अनेक केंद्रक। टेपिटम की जो प्रत्येक कोशिका होगी, हर कोशिका के अंदर एक से ज्यादा केंद्रक देखने को मिलते हैं। प्रत्येक कोशिका में अनेक केंद्रक, अनेक केंद्र, हर कोशिका के अंदर अनेक केंद्रक देखने को मिलते हैं। अनेक केंद्र को देखने को मिलते हैं। जैसे ये एक कोशिका है, नॉर्मली एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होते हैं। टेपिटम की हर कोशिका के अंदर बहुत से केंद्रक होंगे। और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसी कोशिका जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलते हैं उसको सीनोसाइट या संघ कोशिका कहा जाए। इंग्लिश में सीनोसाइट कहा जाएंगे, हिंदी में उसको अपन संघ कोशिका के नाम से जानते हैं, संघ कोशिका कहा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अपन इसका काम अगर टेपिटम के बारे में कोई याद नहीं रहे तो आपको ये बात तो जरूर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको, कि टेपिटम का कार्य क्या है। तो विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करना। विकसित हो रहे जो पराग कण लघु बीजाणु धानी के अंदर विकसित हो रहे हैं, विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण देना, पोषण देना। कोई भी परत है जो टेपिटम है वो पराग कणों को पोषण देने का कार्य करती है। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। पहले मैं बता दिया है कि लघु बीजाणु धानी के चारों ओर 4 परतें होंगी। सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा होगी, नंबर 2 पर अंतस्थिशियम होगा, नंबर 3 मध्य परत होगी, नंबर 4 टेपिटम होगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो परत है इसकी टेपिटम है। सघन जीव द्रव्य होगा, गाढ़ा जीव द्रव्य होगा। टेपिटम की प्रत्येक कोशिका में अनेक केंद्रक देखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट काम आज का, अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहे वन वर्ड के अंदर, तो ये विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण देने का काम ये परत करती है। अब नेक्स्ट अपन बात करें, एक प्रोसेस है लघु बीजाणु जनन। अब ये लघु बीजाणु धानी, अब ये जो परागकण बनते कैसे हैं, तो ये परागकण बनने की जो एक प्रोसेस है उसको अपन लघु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। तो अब नई हेडिंग डालते हैं। बिल्कुल मैं एनसीईआरटी के हेडिंग टू हेडिंग चल रहा हूँ।
आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर बाहर नहीं जाएगा इस पार्ट से। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, इसको अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कोई छोटे आकार के बीजाणु बन रहे हैं और उस बीजाणु की बनने की जो प्रक्रिया है, जनन का मतलब बनना है, जेनेसिस का मतलब निर्माण होना, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस छोटे आकार के बीजाणु का निर्माण होना। तो अब लघु बीजाणु जनन की प्रोसेस क्या है ये अपने को समझना है कि जब परागकोश अपरिपक्व होता है, जैसे कि ये परागकोश अपरिपक्व होता है, तो ये परागकोश जब अपरिपक्व होता है तो जैसे कि ये लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी के अंदर केंद्रक के अंदर बहुत समान प्रकार की कोशिकाएं मिल जाती है, सजातीय कोशिकाओं का समूह स्थित होता है। ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूँ जब परागकोश अपरिपक्व है, अभी उसमें परागकण नहीं बने हैं, नया नया वो बना है, तो केंद्र के अंदर लघु बीजाणुधानी के केंद्र के अंदर 12th क्लास के हिसाब से केवल अपने को इतना ही याद रखना कि जब परागकोश अपरिपक्व होता है तो केंद्र के अंदर समान कोशिकाओं का एक समूह स्थित होता है जिसे बीजाणुजन उत्तक कहा जाता है। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? मैंने एक लघु बीजाणुधानी को बताया कि लघु बीजाणुधानी के केंद्र के अंदर बीजाणुजन, थोड़ा गड़बड़ हो गई है, मिटा देता हूँ उसको। चलो, तो केंद्र के अंदर समान प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको अपन बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। अब उत्तक क्यों कहा गया? तो समान प्रकार की कोशिकाओं का यहाँ समूह स्थित है, वो बीजाणु बनाएगी, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, इसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहेंगे। अब क्या होगा, ये सारे के सारे बीजाणुजन उत्तक है। तो जब परागकोश अपरिपक्व होता है तो लघु बीजाणुधानी के केंद्र के अंदर समान प्रकार की कोशिकाएं मिली हुई होती है जिसको अपन बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। जैसे जैसे विकास होगा, परागकोश परिपक्व होता जाएगा तो ये सारी की सारी कोशिकाएं एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगी। जैसे इसमें डायग्राम के अंदर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले वो सब आपस में जुड़ी हुई थी, अब वो सारी की सारी कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाएगी। मैं सबको नहीं बनाऊंगा, मैंने यहाँ पर 6 कोशिका बनाई। जब ये सभी कोशिका एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है, अब इन्हें लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MSMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। अब प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन, और हम जानते हैं कि जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 कोशिकाएं बनती है। तो प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से एक मात्र कोशिका से 4 बीजाणु बनेंगे। इस प्रकार से बीजाणुओं के अरेंजमेंट का तरीका अलग अलग, ये या तो ये इस प्रकार आपको देखने को मिल सकता है, या फिर ये बीजाणु इस प्रकार आपको एक दूसरे से चिपके हुए नजर आ सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के तरीकों से ये बीजाणु, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन हुआ, ये 4 लघु बीजाणु बने जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसको यहाँ पर लघु बीजाणु सत्तुष्क कहेंगे, लघु बीजाणु सत्तुष्क। सत्तुष्क का मतलब होता है चारों लघु बीजाणु अभी एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो एक मात्र कोशिका में विभाजन हुआ, एक सत्तुष्क बना। यहाँ पर कितनी है? 6 है, तो 6 में विभाजन हो जाएंगे तो कितने बन जाएंगे? 6 सत्तुष्क बन जाएंगे। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई टोटल ये जैसे यहाँ पर 6 लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, अब उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया, सब में हो गया, तो बोलता टोटल लघु बीजाणु कितने बनेंगे?
तो नॉर्मल सी बात है कि एक मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 6 और 4 का गुणा कर दो, 120 लघु बीजाणु यहाँ पर बनेंगे। लेकिन अगर चतुष्क की बात करें, वो सारों एक साथ जुड़े हुए उसको अपन चतुष्क कहेंगे, तो 6 चतुष्क बनेंगे। अब ये जो लघु बीजाणु चतुष्क बना है, जब ये लघु बीजाणु धीरे धीरे विकसित होकर एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग अलग हो गए भाई, चारों अलग अलग हो गए। अब इससे तो अब ये जो 4 जब एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, तब इसको लघु बीजाणु न कह के अपन एक नया नाम देते हैं, जिसे हम परागकण कहा जाता है। इनको क्या कहा जाएगा? परागकण कहा जाएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है, 2x होती है, गुणसूत्र जोड़े में होंगे पूरे के पूरे। क्योंकि यहाँ पे कौन सा विभाजन हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो बनने वाले जितने भी परागकण हैं वो सारे के सारे x अगुणित या हैप्लॉइड होंगे। तो लघु बीजाणु जनन की प्रोसेस को अपन वापस एक बार देखते हैं। क्या हुआ? प्रत्येक लघु बीजाणु दानी जब अपरिपक्व होती हैं या परागकोश अपरिपक्व होता है, तब उसके केंद्र में बीजाणु समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह उपस्थित होता है, जिसको अपन बीजाणुजन ऊतक के नाम से जानते हैं। जब परागकोश धीरे धीरे विकसित होना शुरू करता है, तब ये सारे के सारे बीजाणुजन ऊतक की कोशिका एक दूसरे से अलग अलग होने लग जाती हैं। अब इसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका के नाम से जानते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये 4 लघु बीजाणु बन गए, और जिसे अपन लघु बीजाणु चतुष्क कहेंगे, क्योंकि अभी ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ समय बाद में धीरे धीरे ये लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग अलग होने शुरू हो जाएंगे, तब इनका नाम क्या हो जाएगा? परागकण। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि भाई 10 लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने लघु बीजाणु बनेंगे? तो 10 × 4 हो जाएंगे 400। तो ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की जो क्रिया होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु जनन। अगर अपने को एक स्टेप के अंदर इसकी परिभाषा लिखने को कहे, तो अब आराम से लिख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, विभाजन याद रखना है, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, परिभाषा डायरेक्ट पूछते हैं। लघु बीजाणु जनन किसे कहेंगे? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की क्रिया को, लघु बीजाणु बनने की क्रिया को, बनने की क्रिया को क्रिया को क्रियो हो गया है, उससे करेगा क्रिया को क्या कहेंगे हम? लघु बीजाणु जनन कहेंगे। बार बार नंबर आ जाता है, लघु बीजाणु क्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहेंगे। तो शायद आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि फिर लघु डेढ़ नंबर का बोर्ड सीधा सा क्वेश्चन पूछता है कि लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया को समझाइए। इतना सा अपने को समझाना है, लघु बीजाणु जनन कहेंगे। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की क्रिया लघु बीजाणु। अब इस प्रकार एक लघु बीजाणु दानी के अंदर ये हजारों प्रकार के हजारों परागकण बनेंगे, तथा जब पूरी तरह से परागकोश परिपक्व हो जाएंगे तो सारे के सारे परागकण वातावरण के अंदर मुक्त हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? विस्फोटन। विस्फोटन के नाम से जानते हैं। विस्फोटन क्या हो जाएगा? विस्फोटन एक लाइन में आपको याद रखें, विस्फोटन का मतलब हो जाएगा परागकोश या लघु बीजाणुधानी परागकोश परिपक्व होने पर
पराग कणों का वातावरण में मुक्त होना, पराग कणों का वातावरण में मुक्त होना। बस ये आपको प्रोसेस याद रखनी। अब सारे के सारे पराग कण हैं वो वातावरण के अंदर बाहर आ जाएंगे। अब ये जो बाहर जो आएंगे वो पराग कण होंगे। अब ये पराग कण होते कैसे, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो पराग कण बने हैं वो कैसे होते हैं, उसको अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। पराग कण, इनकी संरचना कैसी होती है, पोलन ग्रेन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पराग कण को पढ़ेंगे। थैंक यू।